नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बायो के टॉपिक की, जिसका नाम है मानव पोषण। ये आपका टॉपिक यानी कि जो आपकी बायो की जो सीरीज चल रही है, ये आपके सारे एग्जामों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है आपका मानव पोषण यानी कि ह्यूमन न्यूट्रिशन। बात करते हैं यानी कि ये टॉपिक कैसे काम करता है, यानी कि होता क्या है। यानी टॉपिक का नाम है मानव पोषण। मानव पोषण क्या है, कैसे काम करता है, बात करेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ये मानव पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो मानव पोषण जीवन को जीने के लिए एक अति आवश्यक पदार्थ है। यानी कि पोषण हमें ऊर्जा के लिए, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और ऊर्जा के द्वारा ही हमारा पूरा बॉडी संचालित होता है जब हम उसका काम कर पाते हैं। तो यानी कि ऊर्जा बनाने के लिए हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसे आपने खाना खाया, दूध पिया, घी खाया, तेल खाया या कुछ अन्य पदार्थ खाए, या आप जो कुछ भी खाते हो उससे आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो यानी कि ऊर्जा बनाने के लिए गए पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। तो यानी कि मानव पोषण हम किसे कहेंगे, ऊर्जा बनाने के लिए लिए गए पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। यानी कि जो कुछ भी आप पोषक तत्व लेते हो, उन्हीं पोषक तत्वों को आप पोषण कहते हैं। यानी कि पोषक तत्वों को हमको पढ़ना है इस टॉपिक में। हमें क्या पढ़ना है, पोषक तत्व पढ़ना है। जब आप इन पोषक तत्वों की बात करें, जैसे पोषक तत्वों में हम बात करेंगे तो इन्हीं पोषक तत्वों को यानी कि न्यूट्रिएंट को दो भागों में बांटना है। यानी कि पोषक तत्वों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, क्योंकि यानी कि पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा है। पहला है कार्बनिक यौगिक का मतलब है वे पोषक तत्व जिसमें कार्बन पाया जाता हो, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं, वो है आपका मैक्रो का मतलब क्या होता है, वे पोषक तत्व जिन्हें हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वे पोषक तत्व जिन्हें हम ज्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं, कार्बनिक या माइक्रो कहलाते हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिक या मैक्रो यौगिक कहलाते हैं। क्या क्या आता है, जैसे इसमें हम बात करें तो इसमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप शर्करा कहते हैं, वसा, फैट यानी कि प्रोटीन या विटामिन भी इसी में आता है, प्रोटीन भी इसी में आता है। यानी कि इतने सारे पदार्थों को हम कहाँ लेते हैं, ज्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं, और ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने के कारण इसको कहते हैं मैक्रो। इसी का दूसरा पार्ट है, यानी कि पोषक तत्वों को हमने दो भागों में बांटा, वो है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक का मतलब है यानी कि वे पोषक तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, या इसी को हम नाम देते हैं माइक्रो का मतलब है वे पोषक तत्व जिन्हें हम कम मात्रा में ग्रहण करते हैं, और कम मात्रा में ग्रहण करने वाले जो पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो हैं खनिज पदार्थ। यानी कि केवल मिनरल्स को आप किस में रखते हैं, अकार्बनिक यौगिक में रखते हैं, या कम मात्रा में ग्रहण करने वाले को हम किस में रखते हैं,
अकार्बनिक में रखते हैं। तो आपको यहां तक ये समझ आया होगा कि पोषण क्या है। तो मेरे साथ आप बोल सकते हैं जहां पर भी हैं, और आप जब मेरे साथ बोलोगे तो ये साइंस आपको अपनी जगह पर आपको तुरंत याद होगा। तो यानी कि मानव पोषण क्या है, यानी ऊर्जा बनाने के लिए लिए गए पोषक तत्व क्या कहलाता है, मानव पोषण कहलाता है। मानव पोषक तत्वों को हमने दो भागों में बांटा, एक क्या बोलो कार्बनिक यौगिक, दूसरा क्या अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में हमने किस किस को रखा, तो कार्बोहाइड्रेट यानी जिसे आप शर्करा कहते हैं, दूसरे नंबर पर वसा जिसे आप फैट कहते हो, तीसरे नंबर पर विटामिन और चौथे नंबर पर प्रोटीन। अकार्बनिक यौगिक में हमने खनिज पदार्थ को रखा, और इस प्रकार से इन सबको मिला के आपका टॉपिक बनता है मानव पोषण। आप साथ साथ मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठे हैं और नोट करते जाएं। हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमें पढ़ना है, वो हमें ये सारे पदार्थ पढ़ना है। शर्करा भी पढ़ना है, वसा भी पढ़ना है, विटामिन भी पढ़ना है, प्रोटीन भी पढ़ना है और खनिज पदार्थ भी पढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहला शर्करा, यानी कि जिसे आप कार्बोहाइड्रेट नाम देते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूं और आपका स्टार्ट करता हूं शर्करा। ठीक है, आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। ये आइएगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, देखिएगा। शर्करा या आप इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो देखिएगा, कार्बो जो हाइड्रेट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर बनी संरचना होती है। यानी कि शर्करा किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1 के अनुपात में होता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, आप कहोगे कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इनका रेशियो क्या है, 1:2:1 होता है। एग्जाम्पल देखें तो C6H12O6 ग्लूकोज यानी कि इसका एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें ये जो शर्करा है ये हम यूज क्यों करते हैं, तो इनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हम शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। आपसे पूछिए ये कैसा यौगिक है, आप कहोगे ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका ये शर्करा है, ये शर्करा सबसे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जो कुल ऊर्जा है हमारे बॉडी में, कुल ऊर्जा है, उस कुल ऊर्जा का 60-70 से 80% ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से 70 से 80% ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि 70 से 80% ऊर्जा कहां से मिलती है, आपको शर्करा से मिलती है। यानी कि आपकी बॉडी में टोटल जितनी ऊर्जा है उसका 70 से 80% इससे मिलती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से आपको 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, आप कहोगे 4.3 कैलोरी ऊर्जा हमें इससे मिलती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक दिन में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, तो लगभग 350 से 400 ग्राम प्रतिदिन। यानी कि एक दिन में 350 से 400 ग्राम पर डे लेना चाहिए। यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कहां से ले, यानी कि 350 से 400 ग्राम लेना चाहिए। बात आती है कि इसके पाचन की, कि ये जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं यानी कि जो ले रहे हैं इसका पाचन कहाँ होता है।
तो यानी कि इसका जो पाचन होता है वो दो जगह होता है। पहला होता है मुख में, क्योंकि मुख में लार पाई जाती है और लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, या इसी को कहते हैं सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, यानी कि पहला जो पाचन होगा वो मुख में होगा, और मुख में क्या होगा, लार होगी, लार में क्या पाया जाएगा, एमाइलेज एंजाइम पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पाचन होगा वो आंशिक रूप से होगा, पूरी रूप से नहीं होगा, पूर्ण रूप से आगे जाके होगा। जैसे ही आपने भोजन किया तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आंशिक रूप से आपका कहाँ हो जाएगा, मुख के अंतर्गत हो जाएगा। तो एक एग्जामिनर एक अच्छा क्वेश्चन बनाता है कि पाचन का प्रारंभ हमारे शरीर में कहां से होता है, तो आप बताओगे मुख से होता है, यानी कि मुख से प्रारंभ हो जाता है आपके भोजन का पाचन। इसके बाद जो होता है वो होता है छोटी आंत में, यानी कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें होता है। और इसमें कौन करता है, इसमें भी कौन करता है, एमाइलेज नामक एंजाइम यहाँ पे इसका क्या करता है, पाचन करता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, पूरा जो भी कार्बोहाइड्रेट लिया है वो उसका पूरे का पाचन हो जाता है। यानी कि तो आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी संरचना है। इसका रेशियो क्या होता है, बोलो, 1:2, 2:1 होता है। इससे हमें ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ऊर्जा मिलती है, इसीलिए हम इसको लेते हैं। ये कार्बनिक यौगिक है, ये कुल ऊर्जा का यानी कि 70 से 80% ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 350 से 400 ग्राम प्रतिदिन हमें लेना चाहिए, तो हमारे शरीर की आवश्यकता है वो उतना कार्बोहाइड्रेट या उतनी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती है। पाचन कहाँ होता है, मुख में होता है। मुख में कौन करता है, लार, और लार में क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। इसके अलावा छोटी आंत में कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम करता है, और छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन हो जाता है। ये यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। मैं आगे चलता हूँ। यानी कि अगर हम बात करें इसकी इकाई की, यानी कि शर्करा की क्या इकाई है, तो शर्करा की जो इकाई होती है वो होती है सैकेराइड। यानी कि शर्करा जो है इसकी जो यूनिट है, इसकी जो इकाई है वो होती है सैकेराइड, यानी इकाई या यूनिट। इसकी जो यूनिट है वो है सैकेराइड। और यूनिट के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। यूनिट के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मोनोसैकेराइड, यानी कि मोनोसैकेराइड, और मोनो का मतलब होता है एक, और सैकेराइड क्या है, इसकी यूनिट है। दूसरा जो होता है वो होता है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड का एक नाम और है, इसी को कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, डाई का मतलब होता है 2, और सैकेराइड क्या है, इसकी यूनिट। और इसी का जो तीसरा टाइप है वो है पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड क्या है, इसकी यूनिट, और पॉली का मतलब होता है कई सारे। तो इसके सैकेराइड यानी कि यूनिट के आधार पर इसको हमने 3 भागों में बांटा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब है 1, डाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब होता है कई सारे। बात करेंगे मोनोसैकेराइड होता क्या है, मोनोसैकेराइड होता क्या है और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। यहाँ पर हम तीनों को देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करें मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो इसका जो पहला एग्जांपल है वो है ग्लूकोज। अगर आपसे ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछे तो इसका होता है C6H12O6 फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज होता क्या है, आपसे पूछेगा ग्लूकोज किसका उदाहरण है, आप कहोगे मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। ग्लूकोज कहां कहां यूज होता है, तो ग्लूकोज को हम तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए लेते हैं। जब आपको बहुत जल्दी ऊर्जा की आवश्यकता है तो आप ग्लूकोज ग्रहण करिए।
जैसे जितने भी स्पोर्ट के खिलाड़ी होते हैं वो सारे तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज लेते हैं। आपने ऐड भी देखा होगा ग्लूकोन डी का कि अगर आपको ऊर्जा लेनी है तो आप ग्लूकोज या ग्लूकोन डी पीजिएगा। तो ग्लूकोन डी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लूकोज किस किस में पाया जाता है, इसके जो स्रोत होते हैं इसमें ये पाया जाता है, जैसे फलों में पाया जाता है, जूस में पाया जाता है। आप कोई भी जूस पीजिएगा ग्लूकोज पाया जाएगा। इसको एक नाम और देते हैं, इसको ब्लड शर्करा भी कहते हैं। ब्लड शर्करा आपसे पूछेगा ब्लड शर्करा किसे कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे खून में पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं ब्लड शर्करा। तो मोनोसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल था वो था आपका ग्लूकोज। हम बात करें इसी मोनोसैकेराइड की दूसरे एग्जाम्पल की, तो वो है इसका दूसरा एग्जाम्पल। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, फिर मैं अभी बात करता हूँ मोनोसैकेराइड के दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल वो है आपका फ्रक्टोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप, और 3 टाइप में से हमने देखा पहले मोनोसैकेराइड को, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल देखा ग्लूकोज, और अब देखेंगे हम फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो ये फ्रक्टोज होता क्या है, बात करते हैं ये फ्रक्टोज की। यानी कि ये आपका फ्रक्टोज है वो क्या है और किसका उदाहरण है। आपसे पूछेगा फ्रक्टोज किसका उदाहरण है, आप कहोगे मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। तो ये जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। इसीलिए फलों में पाए जाने के कारण फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज, ठीक है। इसीलिए इसको हम, और ये सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपको गन्ने में। फलों में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं शुगर केन शुगर। आपसे पूछेगा शुगर केन शुगर किसको कहा जाता है, आप कहोगे फ्रक्टोज को, क्योंकि ये गन्ने में पाया जा रहा है, फलों में पाया जा रहा है, इसीलिए शुगर केन शुगर कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है। प्राकृतिक सबसे मीठी, यानी कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है ये, प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। प्राकृतिक सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। तो आपसे पूछेगा कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, आप कहोगे फ्रक्टोज। प्राकृतिक पूछे फ्रक्टोज, यानी कि प्राकृतिक लगा के पूछ रहा है तो क्या है, फ्रक्टोज। शुगर केन शुगर किसको कहते हैं, आप कहोगे फ्रक्टोज को। कहाँ पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज, ठीक है। तो यानी कि मोनोसैकेराइड किसके उदाहरण है, 2 एग्जांपल कराए आपको मैंने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब आती है बात डाइसैकेराइड की। डाई का मतलब अभी हमने बताया था, डाई का मतलब होता है 2 और सैकेराइड क्या है, यूनिट है इसकी। तो बात करेंगे हम डाइसैकेराइड की। तो देखिएगा डाइसैकेराइड क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। डाइसैकेराइड या इसी का दूसरा नाम क्या बताया था अभी मैंने, बोलो ना, ओलिगोसैकेराइड। पढ़ के सुनाइएगा एक बार, ओलिगोसैकेराइड। या इसी को हम क्या नाम देते हैं, डाइसैकेराइड। बोलिए डाइसैकेराइड। देखिएगा डाई का मतलब होता है 2 और सैकेराइड की यूनिट है। जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं, जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तब डाइसैकेराइड का निर्माण होता है।
जैसे जब दो मोनोसैकेराइड आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, आपस में जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका डाइसैकेराइड। आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो वो किस बॉन्ड के यानी कि किस बंध की सहायता से जुड़ते हैं। जैसे देखो, यानी कि ये कार्बन है, यानी एक मोनोसैकेराइड है, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन दोनों कैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसैकेराइड वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, और ये आपस में जब जुड़ेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा उस बॉन्ड का नाम क्या है, ये आपसे पूछता है। यानी जब दो सैकेराइड या डाइसैकेराइड बनता है तो यानी कि दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे और किस बॉन्ड की सहायता से जुड़ेंगे, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सहायता से जुड़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की या ग्लाइकोसिडिक बंध की सहायता से जुड़ते हैं। तो यानी कि ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सहायता से जुड़ते हैं। क्या क्या एग्जांपल हैं वो देखते हैं इसके, तो देखिएगा। यानी कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, तो निर्माण होगा आपके डाइसैकेराइड का। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ जाते हैं तो देखिएगा ध्यान से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जब जुड़ते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अभी बताए थे मैंने, ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज कैसा है, मोनोसैकेराइड। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो बनता है सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो फ्रक्टोज बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा जब सुक्रोज को तोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप कहोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। अब बात आती है सुक्रोज हमें कहाँ मिलता है, तो यानी कि ये जो सुक्रोज है वो आपके शहद में, यानी कि जो हनी होता है शहद में पाया जाता है। इसके अलावा ये गुड़ में पाया जाता है, यानी जो आपका गुड़ होता है इसमें पाया जाता है। शहद में और गुड़ में आपका कौन सा पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। इसी सुक्रोज को एक नाम देते हैं, उसका नाम है टेबल, यानी कि टेबल शुगर कहा जाता है। क्या कहते हैं, टेबल शुगर। टेबल शुगर किसे कहते हैं, आप कहोगे सुक्रोज को कहते हैं। टेबल शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपकी खाने वाले टेबल पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं टेबल शुगर। किस किस से मिलकर बना है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। तो यानी कि इसी का जो दूसरा उदाहरण है यानी कि डाइसैकेराइड का, वो है आपका जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं तो निर्माण होता है लैक्टोज का। यानी कि जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जब जुड़ेंगे, यानी कि ये भी मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड। यानी कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा लैक्टोज को अगर हम तोड़ें तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा। अब ये गैलेक्टोज कहां पाया जाता है, यानी कि लैक्टोज कहां पाया जाता है, इस दूध में पाया जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछता है दूध वाली शर्करा
किसे कहते हैं? आप कहोगे दूध वाली शर्करा लैक्टोज को कहते हैं। और लैक्टोज किस किस से मिलकर बना है? ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। बोलो जी, क्लियर है? आगे चलें। तो यानी कि ओलिगोसैकेराइड के हमने दो उदाहरण देखे। पहला देखा आपका सुक्रोज और दूसरा देखा लैक्टोज। इसी का हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। वो तीसरा उदाहरण है आपका माल्टोज। और वो माल्टोज का निर्माण कैसे होता है वो देखिएगा। यानी कि तीसरा जो उदाहरण है वो है आपका माल्टोज। और इस माल्टोज का निर्माण कैसे होगा तो देखिएगा माल्टोज कैसे बनता है। जब आपस में दो बार ग्लूकोज यानी C6H12O6 आपस में जुड़ता है तो माल्टोज का निर्माण होता है। यानी कि जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? माल्टोज का निर्माण हो जाता है। और आप लोग जानते हैं ग्लूकोज कैसा सैकेराइड है? मोनोसैकेराइड। ये भी कैसा सैकेराइड है? मोनोसैकेराइड। और जब आपस में दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड। और किस बॉन्ड से जुड़ेंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे और क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। अब बात करते हैं ये माल्टोज होता क्या है और किस किस में पाया जाता है। देखिएगा इसको, यानी जो आपका माल्टोज है वो सूखे फलों में, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। जितने भी आपके सूखे फल होते हैं उसमें पाया जाता है कौन? आपका माल्टोज। यानी कि माल्टोज दो बार ग्लूकोज के जुड़ने से हुआ। कहाँ पाया जाता है वो देखिएगा। तो ये आपका जो माल्टोज है वो सूखे फलों में पाया जाता है। सूखे फलों में पाया जाता है। इसका एक नाम माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्ट शुगर या इसी को एक और नाम कहते हैं बादाम शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि ये बादामों में पाया जाता है इसीलिए माल्टोज को आलमंड शुगर या बादाम शर्करा कहते हैं। तो यानी कि कहां पाया जाता है? सूखे फलों में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स में पाया जा रहा है। माल्ट शुगर कह रहे हैं और ये इसे आलमंड शुगर भी कह रहे हैं क्योंकि ये बादामों में पाया जाता है। तो यानी कि ओलिगोसैकेराइड के तीन एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल क्या है बोलिए? सुक्रोज। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोज। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है। तो डाइसैकेराइड के हमने तीन एग्जाम्पल देखे। बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड क्या होता है वो देखिएगा। और पॉली का मतलब क्या है? बहुत सारे हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब है बहुत सारे। तो देखिएगा पॉलीसैकेराइड कैसे बनेगा? पॉलीसैकेराइड तो देखो, जब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के आपस में जब मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनता है। जब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड आपस में जब जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीसैकेराइड। जब ये मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे क्या बन जाएगा? पॉलीसैकेराइड। ये इसका जटिल रूप होता है, यानी कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिएगा, जो आप
पॉलीसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च। स्टार्च आपसे पूछेगा स्टार्च किस प्रकार के सैकेराइड का उदाहरण है, आप कहोगे पॉलीसैकेराइड का। तो स्टार्च कहाँ पाया जाता है, किस किस में पाया जाता है वो देखेंगे। तो स्टार्च आपका मक्का में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, इसके अलावा चावल में पाया जाता है। मक्का, आलू और चावल में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो आपका कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल का कवर जो बना होता है, कैप्सूल का जो कवर होता है वो इसी स्टार्च का बना होता है। आपसे पूछेगा कैप्सूल का कवर या कैप्सूल की झिल्ली किससे बनी होती है, स्टार्च से बनी होती है। स्टार्च किस किस में पाया जाता है, आप कहोगे मक्के में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है और चावल में पाया जाता है। आपसे पूछेगा स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, तो स्टार्च का पाचन मुख में होता है, यानी कि मुख में होता है। इसके अलावा शेष जो स्टार्च है वो आगे होते, छोटी आंत में, यानी कि स्टार्च का पाचन मुख में होता है। इसके अलावा आपके जितने भी प्लांट होते हैं वो प्लांट इस स्टार्च को संग्रहित खाना के रूप में स्टोर कर लेते हैं, यानी कि रिजर्व फूड के रूप में पादप इसे स्टार्च को स्टोर करते हैं। आपसे पूछेगा स्टार्च किसका उदाहरण है, आप कहोगे पॉलीसैकेराइड का। दूसरा अगर इसी के उदाहरण की बात करें तो दूसरा जो है वो है आपका सेल्यूलोज। आपसे पूछेगा सेल्यूलोज किसका उदाहरण है, आप कहोगे पॉलीसैकेराइड का। सेल्यूलोज बात करते हैं कि सेल्यूलोज होता क्या है, तो देखिएगा ये सेल्यूलोज है। इस सेल्यूलोज का मानव बॉडी में या मानव शरीर में पाचन नहीं होता है। मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता है क्योंकि इसे मानव शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है। मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। अब कहोगे सर ये मानव शरीर में इसका पाचन नहीं हो पा रहा है, यानी जो सेल्यूलोज है तो कहाँ हो रहा है, इसका जो यूज होता है, यानी कि जो सेल्यूलोज होता है ये पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यानी कि जितने भी प्लांट हैं पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है, अब कहोगे सर कोशिका भित्ति क्या होती है, तो हम आगे चल के बात करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है। आपसे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है, आप कहोगे सेल्यूलोज की पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें पृथ्वी, आपसे पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, आप कहोगे सेल्यूलोज। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो है आपका सेल्यूलोज, यानी कि सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर इसी की बात करें पॉलीसैकेराइड में, तो जिसका और एग्जाम्पल है वो तीसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो है काइटिन। काइटिन या काइटिन, काइटिन या काइटिन। अब बात करते हैं ये काइटिन होती क्या है। काइटिन किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड का। और ये काइटिन बात करें हम तो जितने भी इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े और कवक जो होते हैं उसमें ये काइटिन पाया जाता है। आपसे पूछेगा काइटिन कहाँ पाया जाता है, यानी कि कीड़े मकोड़े और कवकों में ये काइटिन पाया जाता है। और ये कार्य क्या करता है, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। कौन, काइटिन। तो यानी काइटिन किसका उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का। इसी प्रकार इस पॉलीसैकेराइड का एक और है, उसका नाम है ग्लाइकोजन।
यानी कि ग्लाइकोजन भी पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। और इस ग्लाइकोजन का काम क्या है, तो मानव के शरीर में रिजर्व फूड के रूप में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन, और कहाँ होता है, तो लिवर में हो जाता है। जैसे ही आपने भोजन खाया तो भोजन के अंदर ग्लाइकोजन पाया जाएगा और ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन किस प्रकार का सैकेराइड का उदाहरण है, आप कहोगे पॉलीसैकेराइड का। तो इस प्रकार से आपका ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक यानी कि शर्करा टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो एक बार मेरे साथ आप सारे लोग जहां पर भी हैं वहां पर अपने यहाँ पर बैठ के एक बार मेरे साथ रिवाइज करें कि मैंने यहाँ तक अभी तक हमने क्या क्या देखा और आपको कितना लर्न हुआ उसको अभी पता चल जाएगा। और इससे आगे की वीडियो में हम विटामिन भी पढ़ेंगे, प्रोटीन भी पढ़ेंगे, वसा भी पढ़ेंगे, खनिज पदार्थ भी पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये डाउट रहा है। और तो हम सारे टॉपिकों को इसी प्रकार देखते जाएंगे, आपके साथ टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिएगा और जिससे आपको पता चले कि हमको इतना लर्न हुआ है। तो मैंने पढ़ा है, आपका स्टार्ट किया मानव पोषण, और मानव पोषण का यूज करते हैं हम ऊर्जा को बनाने के लिए। मानव पोषण को यानी कि जो पोषक तत्व लेते हैं वो हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग बोलिए ना कार्बनिक और दूसरा भाग अकार्बनिक। कार्बन के अंदर हमने क्या क्या रखा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को रखा, वसा को रखा, प्रोटीन को रखा और इधर हमने खनिज पदार्थ को रखा। हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये कार्बनिक यौगिक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कुल ऊर्जा का 70 से 80% ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। इसका जो पाचन होता है वो मुख में होता है, किसके द्वारा होता है, लार के द्वारा होता है। कौन सा एंजाइम करता है, एमाइलेज एंजाइम करता है, लेकिन आंशिक रूप से करता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, छोटी आंत में होता है। कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम करता है। यूनिट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा था, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के हमने 2 एग्जांपल देखे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं।